नमस्कार। हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी कि जो महाभियोग लाया जा रहा है वहाँ पे एक जांच समिति होगी और उस जांच समिति के द्वारा ये तय किया जाएगा कि ये आरोप जो लगा है वो सही है या गलत है। अगर वहाँ पे वो खारिज कर देते हैं तो वो मामला भाई डिसमिस हो जाएगा। उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अगर उस जांच समिति ने ये कह दिया, उस कमेटी ने अगर ये कह दिया कि यह आरोप सही है, तो क्या महाभियोग सदन के अंदर आ जाएगा? नहीं आएगा। फिर भी काफ़ी सारी अटकलें हैं जिसकी चर्चा आज हम करेंगे। हम बात कर रहे हैं सीईसी को लेकर। जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो लाई जा रही है, वो क्यों लाई जाएगी, क्या कारण है इसके पीछे, इन सब को लेकर हम डिटेल में आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो ध्यान से पूरी क्लास देखना और इस क्लास को समझने की कोशिश करना। जो भी आपको लगे कि आपके नोट्स के लिए, आपके टॉपिक के लिए इम्पोर्टेंट है, आप उनको उतार सकते हो। ये सारी चीज़ें प्रमाणिक है। संविधान की जो किताब है वही डेफिनेशन है जो हमने यहाँ पे लिखी है, कोई इसमें चेंजेस नहीं है। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो 100 बनाम 50 और अध्यक्ष जो होता है, चाहे वो चेयरमैन हो चाहे स्पीकर हो, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष हो चाहे राज्यसभा में बैठने वाले चेयरमैन हो, दोनों के लिए है न्यायाधीश जांच एक्ट 1968 की बात हमने पिछली क्लास में की, जहाँ पे एक जुडिशरी होगी जो जिसमें हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे और एक न्यायविद होगा जो चुने जाएंगे। और उनके द्वारा ये पता लगाया जाएगा कि जो आरोप चुनाव आयोग पे लगाए गए हैं क्या वो आरोप सही है, क्या उन आरोपों में दम है। उसके बाद वो जांच समिति उस रिव्यू कर देगी, हाँ ये ठीक है, स्वीकार कर लेगी और फिर जांच आगे बढ़ेगी। लेकिन क्वेश्चन तो यही है ना कि जांच समिति के बाद भी क्या ये महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी अगर उन्होंने स्वीकार कर लिया? नहीं होगी। और इस पर आज चर्चा करनी है। सबसे पहला पॉइंट हमारा है संख्या बल का गणित। संख्या बल का गणित समझिए कि कितनी संख्या चाहिए एवरेज उस महाभियोग को सदन में लाने के लिए, पास कराने के लिए नहीं, उस सदन में उस महाभियोग को उतारने के लिए कितनी संख्या चाहिए। देखो, जब संविधान निर्माता थे, जब उन संविधान निर्माताओं ने संविधान जब लिख रहे थे, तो उन लोगों ने जब संविधान लिखा होगा तो सोचा होगा कि वो एक सरफिरा होगा, एक पागल व्यक्ति होगा 543 में से, जितने भी सांसद सब में से। उसको लगा कि चुनाव आयोग ने मेरे साथ गलत किया है। अब किसी न किसी के साथ थोड़ा बहुत तो गलत होता रहता है। जैसे चुनाव आयोग अपने सारी चीज़ें रूल बनाता है, तो किसी सही व्यक्ति के खिलाफ भी कुछ थोड़ा बहुत गलत हो सकता है, इसमें कोई दो राय। हम भी कोई अच्छा काम करते हैं तो किसी न किसी के लिए तो बुरा हो ही जाता है। तो कोई सरफिरा ऐसा हो जिसको लगे कि चुनाव आयोग ने तो मैं सही हूँ फिर भी ये कर दिया, और वो महाभियोग प्रक्रिया लेके संसद में चला जाए। तो इसको ऐसा ना हो कभी। इस बात को ध्यान में रखकर क्या किया गया, इस बात को ध्यान में रखकर ये एक तो 100 का और ये 50 का नियम लाया गया। समझना, अध्यक्ष सभापति का वीटो पावर एक तो ये है, लेकिन उससे पहले एक चर्चा समझना। इन लोकसभा और इन राज्यसभा, लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा में कम सदस्य होते हैं तो राज्यसभा में 50 सदस्य के साइन होने चाहिए। कम से कम 50 सदस्य तो ऐसे होने चाहिए जो उस पर साइन करें, महाभियोग की प्रक्रिया जो प्रस्ताव है उस पर साइन करें और ये बताए कि हाँ हम तैयार हैं, चुनाव आयोग गलत कर रहा है, हम साइन करते हैं। लोकसभा में ज़्यादा बहुमत है, 272 सीटें चाहिए सरकार को, तो वहाँ पे कम से कम 100 सांसद तो ऐसे होने चाहिए। एक सत्ता वाली पार्टी होती है जिसके पास बहुमत होता है, बाकी काफ़ी सारी पार्टियां होती। अब अगर उन सबके पास भी 272 सीटें हो तो वो अपनी सरकार आसानी से बना लेगी। तो वो पार्टी बंटी हुई होती, किसी के पास 50 सीट, किसी के पास 5 सीट, किसी के पास 99 सीट जैसे कांग्रेस के पास अभी है, इस तरह बंटी हुई होती है। तो कम से कम उन सभी पार्टियों को मिलाकर 100 सांसदों के साइन तो चाहिए ही चाहिए, और उसमें सत्ताधारी सांसद भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन 100 सांसद तो कम से कम चाहिए ही चाहिए। तो जो संख्या बल की हम बात करते हैं वो लोकसभा के अंदर तो चाहिए कितने, 100 मिनिमम सिग्नेचर होने चाहिए उस प्रस्ताव के ऊपर। राज्यसभा में मिनिमम 50 प्रस्ताव होने चाहिए, लेकिन इनको दोनों सदनों में लाना जरूरी नहीं है। जैसे ओम बिरला के खिलाफ स्पीकर किस में लाया गया, लोकसभा में लाया गया था, ठीक है, उसी तरीके से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लेकिन जिस सदन में भी लाया जा रहा है, पहले अगर इस सदन में लाया गया लोकसभा में तो वहाँ के 100 साइन, पहले अगर इसमें लाया गया राज्यसभा में तो वहाँ पे 50 साइन मिनिमम चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। अध्यक्ष सभापति का वीटो पावर।
ठीक है। इन लोकसभा, ये तो हमने बात कर ली वीटो पावर की कि ठीक है, सभापति को सौंपा और महाभियोग शुरू हुए। वो क्वेश्चन यहाँ पे यही उठता है। वीटो पावर की हमने जो पॉइंट बनाया है इसलिए बनाया है, ये पॉइंट था नहीं, हमने बनाया है अपने हिसाब से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको एक चीज़ करेक्ट क्लियर हो गई होगी और एक चीज़ आप समझ गए होंगे कि 50 साइन राज्यसभा में हो गए, जहाँ समिति ने स्वीकार कर लिया, और गया लोकसभा में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू, संसद में चर्चा शुरू। लेकिन यहाँ पे भी एक दिक्कत है, तीसरी दिक्कत आ रही है हमारे सामने। पहली, जांच समिति किस प्रकार से जांच करती है और स्वीकार करती है। दूसरी, संसद में सिग्नेचर करवाना मुश्किल काम है, ये भी इतने सारे सांसदों का एक साथ सिग्नेचर करवाना। तीसरा, अब देखो ऐसा भी होता है जैसे यूपी के अंदर अखिलेश की सरकार बन गई हो, मान लो, उनको लगा कि चुनाव आयोग की जो प्रक्रियाएं थी वो सही थी। टीएमसी कह रही है कि चुनाव आयोग बिल्कुल ही बिका हुआ है, बीजेपी का दलाल बन चुका है। ठीक है, इस तरह की बातें वो कर रही है। अब जब साइन करने की बात आएगी तो समाजवादी पार्टी तो मना कर देगी, क्योंकि वो तो चुनाव जीती है, तो उसको लगा कि चुनाव आयोग तो निष्पक्ष है, तो वहाँ पे सिग्नेचर ही नहीं होंगे। तो सबसे पहले दिक्कत है कि 100 सांसदों के सिग्नेचर करवाना, जांच समिति स्वीकार करना, दो चीज़ें हुई। उसके बाद भी तीसरी परेशानी हमारे सामने आती है। क्वेश्चन है, सभापति को सौंपा, साइन करो के सभापति को सौंप दिया, क्या सभापति ने उसको राइट कर दिया? नहीं। यहाँ पे भी समझना, स्पीकर दो प्रकार से रोक सकता है। पहला, पूर्ण पावर, वह खारिज कर सकता है, उसके पास पूरी पावर है कि साइन होने के बाद भी 100 से कितने भी ज़्यादा साइन करवा लीजिए, लेकिन साइन होने के बाद भी वो अपने दम पे मना कर सकता है कि नहीं होगा। वह स्वीकार कर सकता है, अगर आरोपों में दम है तो कहता है कि हाँ आप लाइए महाभियोग, हम तैयार हैं चर्चा करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। शुरू, और यही है उसका विशेषाधिकार। किसका? स्पीकर का विशेषाधिकार है, उसको एक अधिकार दिया गया है, विशेष अधिकार दिया गया है। कौन सा? कि वो चाहे तो स्वीकार कर सकता है, चाहे तो खारिज कर सकता है, रिफ्यूज़ कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा है, आरोपों में दम है या नहीं, ये उसका विवेकाधिकार है कि वो मान रहा है इस बात को कि उसके आरोपों में दम है जो पार्टी ला रही है, या उसके आरोपों में दम नहीं है। ये उसके अपने विवेक के ऊपर है कि वो किस प्रकार से सोच रहा है। क्या वो बिल्कुल ही सत्ता पार्टी के लिए सोच रहा है तो फिर वो खारिज करेगा। अगर वो सामंजस्य बिठाने की सोच रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं सही तो बोल रहे हैं विपक्ष वाले, वो उसका विवेकाधिकार है। वो क्या करता है जो ठीक है, यहाँ पे वो हटा सकता है बिल्कुल ही, मतलब वो कहता है कि नहीं, कोई आरोप में दम नहीं है, हटा देगा, तो जांच वहीं पे ख़त्म, महाभियोग वहीं पे डिसमिस। आगे चलते हैं। जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ लाया गया था, 2008 में लाया गया था, ये 2018 में ये लाया गया था। ठीक है, जस्टिस दीपक मिश्रा के आप सामने वाली लाइन पढ़िए सबसे पहले तो। तत्कालीन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, उस वक्त जो उपराष्ट्रपति थे वो एम वेंकैया नायडू थे, नोटिस को खारिज कर दिया। ठीक है, आप जूम करके इसको पढ़ सकते हो। नोटिस को खारिज कर दिया मतलब 100 और 50 सिग्नेचर से कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ पे ये एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है। असली चाबी किसके हाथ में है? आपके सामने क्वेश्चन है कि असली चाबी किसके हाथ में? तो जस्टिस दीपक मिश्रा की वो सामने वाली दोनों लाइन आप पढ़िए। 2008-18 में ये लाया गया। चेयरमैन और स्पीकर चाहे कितने भी साइन करवा लीजिए, चेयरमैन और स्पीकर जब तक ये नहीं कहते हैं कि हाँ एक्सेप्ट कर रहे हैं और महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाए, तब तक शुरू नहीं हो सकती है। अगर वो रिफ्यूज़ करते हैं तो जांच वहीं पे समाप्त हो जाएगी। अब हम आगे चलते हैं। हमारे स्पेशल मेजॉरिटी के विशेष बहुमत का गणित क्या है? विशेष बहुमत का मतलब ये होता है कि आपने महाभियोग पे चर्चा कर ली है संसद के अंदर, लेकिन चर्चा होने के बाद क्या है ऐसा जिसके मतलब माध्यम से आप उस सीएससी को हटा देंगे, ये होता है विशेष बहुमत। दो पॉइंट है यहाँ पे, दोनों कहानियाँ हैं, अलग अलग है। जैसे समझना, संख्या बल का गणित ये होता है महाभियोग को सदन के अंदर उतारना,
विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी, ये होती है वहाँ से पास करा के निकाल लेना। ये दोनों ही जितने मुश्किल हैं, उससे ज़्यादा मुश्किल संविधान के अंदर कुछ भी नहीं है। अगर ये पास हो जाता है, समझना इस बात को, अगर ये पास हो जाता है, सरकार गिर चुकी है, ये मान के चलना। लोकसभा स्पीकर को बहुमत से चुना जाता है, चुनने का काम सरकार करती है। क्यों? क्योंकि बहुमत सरकार के पास होता है, फर्स्ट बात। सेकंड, उसकी मर्जी वो इसको लाने दे या नहीं लाने दे। तीसरा पॉइंट, जब इसको पास कर लिया जाता है विशेष बहुमत के ओर से, तो उसमें सत्ता पार्टी के आधे भी सांसदों को विपक्ष अपनी ओर जोड़ लेता है, अपनी ओर उसको जोड़ना पड़ता है उनको, तब जाके ये पास होता है। तो ये विशेष बहुमत को समझिए, और ये पास हो जाता है तो मान के चलिए कि सरकार गिर चुकी है, सरकार के अंदर कोई दम अब नहीं रहा है। समझते हैं आगे। मान लो स्पीकर ने नोटिस स्वीकार कर लिया, कहा कि हाँ एक्सेप्ट करते हैं, आपके आरोपों में दम है, ठीक है। जांच समिति ने कह दिया सीएसी दोषी है, जो जांच समिति बिठाई गई उसने कह दिया कि हाँ आरोप जो प्रूफ लाए गए वो सही है, आप जांच शुरू कीजिए, महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कीजिए। फिर भी आर्टिकल 124 के तहत विशेष बहुमत की जरूरत होती है। मतलब कि विपक्ष ने मान लिया कि जांच आरोप सही है, जांच कमेटी ने मान लिया कि प्रूफ है इनके पास, सांसदों के सिग्नेचर हो गए, 3 प्रक्रियाओं से गुजर चुके हैं, फिर भी आपको विशेष बहुमत चाहिए। और विशेष बहुमत कैसा? सदन की कुल संख्या का 50% तो होना ही चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि उस दिन सदन में 15-20 सांसद आए और आप उस पास करवा लो, नहीं। सदन में कम से कम 50% प्लस, 50.01% भी होगा तो चलेगा, लेकिन 50% प्लस तो सिग्नेचर चाहिए सांसदों के। उसके बाद मतलब कि उपस्थिति चाहिए, वहाँ पे उपस्थित होंगे तो साइन करेंगे, वोट देंगे। मतदान करने वालों का 2/3 चाहिए, मतलब कि 3 हैं तो 2 की हाँ चाहिए, लिख रखा है आगे, 3 में से 2 की हाँ चाहिए। मतलब अगर 3 सांसदों ने साइन किए हैं तो कम से कम 2 सांसदों में से हाँ करने चाहिए, एक मना कर दे तो चलेगा। ऐसा ना हो कि 50% मना सही कर दे, नहीं। जितने वहाँ पे मौजूद हैं 50% प्लस तो मौजूद होने चाहिए, लेकिन उसके अलावा उसके बाद जितने मौजूद हैं उनका हर 3 में से 2 का हाँ होना चाहिए, ठीक है। ये होगा तो विशेष बहुमत का दर्जा उनको मिल जाएगा। द रियलिटी चेक, विपक्ष सांसदों को अपने पाले में करे, जो कि बिल्कुल ही नामुमकिन है। अगर पाले में कर लेगा तो सरकार गिर चुकी है, ये समझ में आएगा। सौमित्र सेन और पीडी दिनाकर, इन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि बात इनके विवेक पे, इनके कदाचार पे आई थी, और इन्होंने कहा कि हमारे ऊपर आरोप लगे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और इन्होंने क्या किया? इस्तीफा दे दिया, और जांच वहीं पे ख़त्म हो गई। तो इस्तीफा भी दे सकता है सीएसी जांच शुरू होने से पहले, ताकि बात वहीं पे ख़त्म हो जाए और कोई उन पे ज़्यादा चर्चा ना हो, तो लांछन ना लगे, ठीक है। तो ये बात है। हटाना लक्ष्य नहीं है, बताना लक्ष्य है। देखो, हटा तो सकते ही नहीं है, इतनी सारी प्रोसेस से गुजरना, संसद में आ जाए वही बड़ी बात है, लेकिन लांछन लगाया जा सकता है, साग के ऊपर बात आ सकती है। और विपक्ष यही चाहता है कि कम से कम लोगों को ये तो पता चले कि चुनाव आयोग कर क्या रहा है, ठीक है। अब देखना, लोकतांत्रिक दबाव के लिए संसद में बहस करना, संसद बदल पर जो सबूत, जितने भी सबूत हैं, डिजिटल एविडेंस, राहुल गांधी ने बताया। महाराष्ट्र के एक पार्टी आदित्य ठाकरे, उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी चुनाव आयोग से मिल के उनको प्रूफ दे के आए। अखिलेश यादव ने 18,000 पन्नों की चार्जशीट दी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। बीजेपी के कितने नेताओं ने रैलियों में कितनी मतलब अमर्यादित भाषा, सभी पार्टियों ने की है, ये तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उनको जनता के सामने रखा जा सकता है। तो संवैधानिक गतिरोध क्या हो सकता है?
ये हो सकता है कि अगर प्रस्ताव गिर गया, लेकिन क्या ज्ञानेश कुमार अपनी नैतिक शक्ति बचा पाएंगे? यहाँ साख का सवाल है, साख की बात आ जाती है उनको लेकर कि उनके खिलाफ लाया जा रहा है, तो क्या वो किसी एक पार्टी के लिए काम कर रहे हैं क्या? यहाँ पे एडीआर ने एक बहुत अच्छी बात कही है, एसोसिएशन डेमोक्रेटिक ऑफ रिफॉर्म। यह प्रक्रिया ही चुनाव आयोग को सतर्क कर देगी और ये बता देगी कि यह चुनाव आयोग की जो काम कर रहा है वो सत्ता के लिए कर रहा है। ये थी हमारी क्लास। हमारी नेक्स्ट क्लास में इसको और गहराई से हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।